हाँ जी साथियों, आप सभी को बतला दूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्ज़ाम करीब आ ही गया है भाई साहब। तो आपको प्रिपरेशन करने के लिए लास्ट टाइम पर ये वीडियोस देख लेनी चाहिए, क्योंकि आपको मैं बतला दूं, समय रहते अगर आप ये वीडियोस देख लेंगे तो आपका कहीं ना कुछ फ़ायदा तो होगा ही होगा साथियों। चलते हैं और बात करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग की। तो साथियों फटाफट इस क्वेश्चन को तैयार कर लें, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कल को आपको क्वेश्चन पेपर में ये टॉपिक दिखाई दे जाए। फाइनेंशियल प्लानिंग होती क्या है भैया? फाइनेंशियल प्लानिंग आप समझ ही पा रहे हैं, दो शब्द खेल कर रहे हैं इसमें भी, फाइनेंशियल और प्लानिंग। फाइनेंशियल मतलब हो गया वित्त, वित्त से जुड़े चीज़ें, ठीक, जहाँ पर धन, कैश, बैंक बैलेंस, आपका प्रॉपर्टी, आपकी फर्नीचर, आपका प्लांट, A to Z जिन चीज़ों से एक व्यापार किया जाता है, ठीक, वो सब चीज़ें और उनके लिए की जाने वाली प्लानिंग। तो भैया डिटेल में समझते हैं क्या, कि जब कोई उद्यमी किसी नवीन उपक्रम की स्थापना के लिए गंभीरता से विचार करता है, तो या तो सर्वप्रथम वह कोई ना कोई प्रयास ऐसा करता है जिससे वो कहीं ना कहीं से अपने फाइनेंस जो संबंधी दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए इधर उधर से अपना पैसा जुटाने का प्रयास करता है। ठीक है साथियों, आप उसके लिए क्या करते हैं, जोखिम भी लेते हैं। ठीक है, तो एक उद्यमी को न केवल वर्तमान बल्कि भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में निर्णय लेना होता है। और वस्तुतः उद्यमी को एक विस्तृत वित्तीय रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है, जिसके लिए संस्था के लिए आवश्यक पूंजी, नियमित कार्यालय पूंजी, संभावित आय, भावी विस्तार, संयोजन की संभावनाएं, ब्याज दर में उच्चावचन, विनियोक्ताओं की आवश्यकता आदि तत्वों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आपके लिए, ये जो भी शब्द आए हैं यहाँ पर, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना है और इनको थोड़ा सा अपना जो है आप अच्छे से समझ लेंगे। ये जो जैसे आवश्यक पूंजी, ठीक है साथियों, ये जो आ रहे हैं ना आवश्यक पूंजी वगैरह, तो इन टॉपिक्स को आपको अच्छे से समझ लेना है। बाकी का तो खेल यहीं शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताता हूँ मैं आगे कि वित्तीय नियोजन की परिभाषा क्या हो सकती है। तो वित्तीय नियोजन की परिभाषा विभिन्न विद्वानों के द्वारा अलग अलग दी गई है। सामान्यतः वित्तीय नियोजन का आशय ऐसी भावी वित्तीय क्रियाओं से होता है जो पूर्व निर्धारण से हों और जो संस्था के मुख्य लक्ष्य की पूर्ति के लिए अनिवार्य रूप से की जाती हों। कुछ विद्वानों के अनुसार वित्तीय नियोजन से अभिप्राय संस्था की आवश्यक पूंजी के पूर्वानुमान और पूंजी ढांचा निर्धारित करने से होता है, परंतु यह विचारधारा बहुत ही संकीर्ण यानी कि बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप की हो जाएगी। यह वित्तीय नियोजन के लिए केवल एक ही पक्ष पर विचार करती है। कुछ अन्य लोगों ने वित्तीय नियोजन के दो पहलू बताए हैं। पहला पहलू है संस्था के पूंजी ढांचे को इंगित करना, तो कहीं दूसरी ओर क्या है, संस्था द्वारा अपनाई गई या अपनाई जाने वाली वित्तीय नीतियों को स्पष्ट करना है। तो ये सब नीतियाँ किस तरह से बनाई जाएंगी, कौन कौन से नीति हम फॉलो करेंगे, किस तरह से हम पैसा जुटाएंगे, वो नीति भी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत आती है। साथ ही साथ पैसा किस जुटाने का भी जो तरीका है वो भी क्या है, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत आता है। भैया लंबा लंबा हम छोटा छोटा रूप में पढ़ ले रहे हैं। तो आर्थर एस डेबिंग के मतानुसार वित्तीय नियोजन में जो क्रियाएं शामिल होती हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे पूंजीकरण निर्धारित करना, पूंजी ढांचा तैयार करना, पूंजी का उचित प्रबंध करना। ठीक है साथियों, दो चार ये जो अपने आपको दिखाई दे रहे हैं ये इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स, इनको आप अच्छे से पढ़ लें। जैसे डेबिंग है, ये सब हैं, इनको अच्छे से नाम याद कर लें। परिभाषा चाहे आप कुछ भी लिखें, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। आइए बात करते हैं वित्तीय नियोजन के प्रकार की। तो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग आप तीन तरह से करते हैं समय के अनुसार। पहला होता है शॉर्ट टर्म की प्लानिंग। तो अल्पकालीन वित्तीय नियोजन के अंतर्गत सामान्यतः एक वर्ष की अवधि के लिए जो योजनाएं बनाई जाती हैं भैया वो कहलाती हैं अल्पकालीन। तो आपको ज़्यादा नहीं करना है, यही समझ में आना चाहिए, जो एक वर्ष की अवधि के लिए बनाई जाने वाली नीतियां हैं। एक वर्ष के लिए, एक वर्ष से अधिक के लिए नहीं बनाई जाती हैं, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक, और अल्पकालीन बजट विशेष रोकड़ बहाव बजट, प्रक्षेपित लाभ हानि खाता, चिट्ठा, फंड की प्राप्ति, उपयोग का विवरण, कार्यशील पूंजी का अनुमान आदि अल्पकालीन वित्तीय नियोजन के महत्वपूर्ण उपकरण माने जाते हैं। चलिए भैया मध्यकालीन मिड टर्म, जो मिड टर्म के नाम से जाना जाएगा, मीडियम टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये एक वर्ष से अधिक होती हैं लेकिन 5 साल से कम होती हैं। ये थोड़ा लॉजिकल तरीका है इसको समझने का। शॉर्ट टर्म में आएगा 1 साल तक के लिए बनाई जाने वाली प्लानिंग। मिड टर्म के लिए आ गई 1 साल से अधिक लेकिन 5 साल से कम की प्लानिंग। इसमें क्या होगा भैया, इसके अंतर्गत जो है संपत्तियों का रखरखाव, उनका प्रतिस्थापन रिप्लेसमेंट करना, शोध एवं विकास कार्यों को चलाना, कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करना आदि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मध्यकालीन वित्तीय योजनाएं बनानी पड़ती हैं। चलिए भैया
आगे बढ़ते हैं दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन के रूप में। तो यहाँ पर क्या होगा, जो 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए बनाई जाती हैं वो दीर्घकालीन वित्तीय जो नीतियाँ होती हैं, योजनाएं होती हैं। ठीक है साथियों, इनमें क्या करना होता है, इसमें पूंजीकरण की मात्रा निर्धारित की जाती है, पूंजीकरण ढांचा तैयार करना, भावी विस्तार योजना, पुनर्संगठन हेतु अतिरिक्त पूंजी की व्यवस्था करना आदि को दीर्घकालीन वित्तीय पूंजी में शामिल किया जाता है। साथ ही अब चलते हैं, बात करते हैं वित्तीय नियोजन की आवश्यकता की। तो भैया हम फटाफट पढ़ ले रहे हैं वित्तीय नियोजन की क्या आवश्यकता है। वित्तीय नियोजन एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण वित्तीय प्रक्रिया है। दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन वित्तीय योजनाओं के सभी पहलू संस्था की लाभार्जन शक्ति, लाभोत्पादकता यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी और जो सोल्वेंसी जो कैपेबिलिटी होती है उसको प्रभावित करते हैं। ठीक है, विवेकशील वित्तीय नियोजन व्यापार की सफलता की कुंजी होता है। किसी निगम की सफलता और समृद्धि के लिए यह नितांत आवश्यक होता है कि उपलब्ध साधनों का अनुकूलतम ढंग से उपयोग किया जाए, यानी कि ऑप्टिमम उसका जो यूटिलाइजेशन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। यदि आपके पास कैश भरपूर मात्रा में है तो भी दिक्कत है, और आपके पास कैश नहीं है तो भी दिक्कत है। भरपूर मात्रा में है तो आप अपना जो है क्रेडिटर्स वगैरह का जो है पेमेंट नहीं कर रहे हैं, और अगर आपके पास कैश नहीं है तो आपकी जो लिक्विडिटी है यानी कि तरलता जो है वो कम है। ठीक है, इस चीज़ों से आप समझ जाइए कि आपको अपना जो है किस तरह से बैलेंस बना करके चलना होता है। ठीक है भैया, वित्तीय नियोजन की आवश्यकता के महत्वपूर्ण जो अंग हैं, कारण हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला है व्यवसाय का सफल प्रवर्तन यानी कि सक्सेसफुल प्रमोशन ऑफ बिजनेस। एक नवीन उपक्रम का सफल प्रवर्तन उस समय तक नहीं हो पाता है जब तक कि उस उपक्रम के प्रारंभिक आकार व भावी विस्तार को ध्यान में रखकर एक लोचपूर्ण वित्तीय योजना तैयार न कर ली जाए। यानी कि भैया अगर आप अपना जो बिजनेस है उसको अच्छा एक दिशा निर्देश के अनुसार चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। दूसरा है संपूर्ण उपक्रम की सफलता। तो यह तो विदित है कि वित्त कार्य प्रत्येक व्यावसायिक क्रिया और उपक्रिया को प्रभावित करता है। भैया बिना पैसे के, बिना देख रेख के या बिना किसी साधन के आप कैसे किसी कार्य को अच्छे से कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ये ध्यान रखना है कि वित्त नियोजन जो है आपका हर एक उपलब्धि को, आपकी हर एक कार्य को जो है डिपेंड करती है आपकी प्लानिंग पर। ठीक है, संचालन में बचत और समन्वय। तो वित्तीय नियोजन के माध्यम से आप जो ऑपरेशंस हैं, आपका जो काम करने के जो टाइप्स हैं, उनमें आप जो हैं इकोनॉमिक को देख पाते हैं, क्योंकि आपका जब एक प्लानिंग के हिसाब से काम होता है तो आप जो है वहाँ पर एफिशिएंसी लाते हैं और आपका काम जो है कम जो है खर्च में हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप जैसे शादी ब्याह करते हैं तो उसके लिए आप प्लानिंग करते चलते हैं, प्लानिंग करने के बाद ही आप जो है स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, एक तो समय की बचत रहती है, साथ ही साथ आपको साधन का भी जो है सदुपयोग रहता है। तो बात करते हैं अगली पूंजी का संरक्षण करने की। तो कंजर्वेशन ऑफ कैपिटल, यहाँ पर एक समुचित वित्तीय नियोजन से संस्था को अपनी पूंजी के संरक्षण में पर्याप्त सहायता मिलती है। आजकल यंत्र मशीन एवं अन्य संयंत्र जो है नवीन खोजों के कारण बहुत ही जल्द पुराने या कालातीत हो जाते हैं। भैया नए नए आविष्कार हो रहे हैं, तो नई नई आविष्कार के साथ साथ नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। नई नई टेक्नोलॉजी आने से क्या होता है, कोई भी जो टूल्स और जो प्लांट होते हैं उनको जल्दी जल्दी रिप्लेस करना पड़ जाता है कभी कभी। तो ऐसा देखते हुए हमें जो पूंजी है उसको कंजर्व करने की आवश्यकता रहती है। इसके लिए भी आपको क्या करनी पड़ेगी, फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। व्यवसाय के विस्तार और विकास करने के लिए भी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ेगी। यदि मूल्य में परिवर्तन करना है, प्राइस लेवल चेंज होना है, मूल्य स्तर में बदलाव होना है, उसके लिए भी आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है। क्यों कि एक व्यावसायिक संस्था जिस आर्थिक पर्यावरण में कार्य करती है वह पर्यावरण गतिशील होता है और पर्यावरण के एक अंग में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। विकासशील देशों में यह मूल्य स्तर परिवर्तन वृद्धि के रूप में होता रहता है। बढ़ते हुए मूल्य स्तर की दशा में संपत्तियों की प्रतिस्थापन लागत उनकी पुरानी मूल्य लागत से काफ़ी अधिक हो जाती है। यानी कि जो रिप्लेसमेंट वैल्यू आती है, कॉस्ट आती है, वो उनकी एक्चुअल जो कॉस्ट है, पुरानी जो कॉस्ट है उनकी, उससे भी अधिक आ जाती है। अतः प्रबंध के लिए केवल संपत्तियों का संरक्षण ही महत्वपूर्ण नहीं होता है, उसके साथ साथ आपको मूल्य पर प्रतिस्थापन भी महत्वपूर्ण होता रहता है कि आप कितने वैल्यू पर रिप्लेस कर रहे हैं, कितने पर नहीं कर रहे हैं। अगला पॉइंट है व्यवसाय में पर्याप्त तरलता। जो मैंने अभी आपको बताया है कि आपकी एडिक्वेट लिक्विडिटी होनी चाहिए, बिजनेस में आपके पास भरपूर मात्रा में कैश होना चाहिए, आपके पास भरपूर मात्रा में आपकी जो देनदारियां हैं उनका भुगतान होता रहना ज़रूरी है। तो साथियों ये था आपका टॉपिक जो आपने समझा है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगले टॉपिक में मिल जाएंगे आपको फटाफट हम, तो इसलिए इस टॉपिक को भी आप तैयार कर लें। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिएगा कॉमर्स की दुनिया। थैंक यू सो मच।